चर्चा करेंगे पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी महाराज के बारे में। आज उनका इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार बर्थडे है। वैसे हम लोग ये किसी भी सन्यासी का बर्थडे हम लोग नहीं मनाते हैं। हमारी परंपरा है रामकृष्ण मठ मिशन में केवल श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं स्वामी विवेकानंद के अन्य 15 गुरु भाई, सन्यासी गुरु भाई, मतलब कि जो श्री रामकृष्ण के पार्षद, केवल उन्हीं की जन्मतिथि मनाई जाती है। वो भी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं, हमारे जो पंचांग के अनुसार, भारतीय पंचांग के अनुसार, विशुद्ध सिद्धांत पंजिका के अनुसार वो मनाई जाती है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं। तो यह तो आज जन्मतिथि यहाँ भी जन्मदिन कोई मना नहीं रहा है, परंतु यह एक अद्भुत संयोग है कि आज पता लगा कि गंभीरानंद जी महाराज का बर्थडे है, तो चलो उनके बारे में ही कुछ चर्चा कर लें। तो महापुरुषों के बारे में चर्चा करना, चाहे उनका बर्थडे हो चाहे नहीं हो, वो अच्छा ही लगता है। तो आज इट्स नॉट ए बर्थडे सेलिब्रेशन, ऐसे ही एक अद्भुत संयोग है कि पूज्य गंभीरानंद जी महाराज की बातें कर रहे हैं। तो पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ये समस्त रामकृष्ण मठ और मिशन के 11वें परमाध्यक्ष थे। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज 10वें परमाध्यक्ष, उनके बाद वे हुए 11वें परमाध्यक्ष। इनका पूर्वाश्रम का नाम था जतीन्द्रनाथ दत्त। सिलहट में उनका जन्म हुआ, सिलहट के पास उनका एक गांव में जन्म हुआ। सिलहट आप जानते हैं, भी तो बांग्लादेश में चला गया। हमारे रामकृष्ण मिशन के कई वरिष्ठ सन्यासी, बहुत सारे प्रमुख स्वामी, प्रमुख सन्यासी, जिन्होंने अपने रामकृष्ण मठ मिशन में जिनके प्रति श्रद्धा हम लोग रखते हैं, ऐसे कई सन्यासी सिलहट से आए हैं। सिलहट में आसपास में उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म हुआ 11 फरवरी को 1899, 11 फरवरी 1899 में, और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कलकत्ता में इनका अध्ययन हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी खुद पढ़े थे, वही स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता। स्कॉटिश चर्च कॉलेज अभी भी है। आप यदि स्वामी विवेकानंद का एंसेस्ट्रल प्लेस जो है वो देखने जब जाएंगे तो वहाँ से बहुत ही नज़दीक है स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो इन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की थी समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास से, महापुरुष महाराज के पास से। महापुरुष महाराज ने उनको कहा, तुम जाओ रामकृष्ण मिशन का जो रामकृष्ण विद्या मंदिर है देवघर में यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र, अभी तो बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ी स्कूल हो गई, सारे देश में उसका नाम है, यह रामकृष्ण विद्या मंदिर देवघर। तो वहाँ पर उस समय तो जस्ट प्रारंभ मात्र था, छोटा सा आश्रम था। वहाँ पर उन्होंने जब देखा कि अत्यंत मेधावी है यह, तो पढ़ने लिखने का काम ठीक जानता है, तो उनको वहाँ भेज दिया देवघर में ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने 1923 में रामकृष्ण मठ मिशन को ज्वाइन किया उधर देवघर में, और कुछ ही समय में उनकी वह मेधा को देख करके उनको प्रिंसिपल बना दिया गया वहाँ की स्कूल के। इतना ही नहीं, उनको 1926 में 1926 में सेक्रेटरी बनाया गया। आप सोच सकते हैं, सेक्रेटरी मान ले अध्यक्ष, मिशन सेंटर में जो अध्यक्ष रहते हैं उनको सेक्रेटरी बोलते हैं, और मठ सेंटर जितने हैं उनके अध्यक्ष को अध्यक्ष बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। तो इनको सेक्रेटरी बना दिया गया, मतलब पूरा चार्ज सेंटर का दे दिया 1926 में। अभी 23 में ज्वाइन किया है, 3 साल के भीतर में। और उस समय तो संन्यास दीक्षा भी नहीं हुई थी। जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ अभी परंपरा जो अभी है, पहला 1 साल प्री प्रोबेशन, फिर 4 साल का प्रोबेशन, फिर उसके बाद में 4 साल, फिर उसके 5 साल के बाद ब्रह्मचर्य दीक्षा, उसके 4 साल बाद संन्यास दीक्षा। संन्यास दीक्षा के बहुत बाद में कोई प्रिंसिपल बनता है, उसके बहुत बाद में कोई सेक्रेटरी बनता है। पर ये स्वामी गंभीरानंद जी महाराज की ऐसी असाधारण प्रतिभा और ऐसी असाधारण मेधा वो देख करके 1923 में ज्वाइन किया, 1926 में ही उनको सेक्रेटरी का रूप में उनका अपॉइंटमेंट हो गया।
उस समय उनकी संन्यास दीक्षा भी नहीं थी, ब्रह्मचर्य दीक्षा हो गई थी। ब्रह्मचारी सौम्य चैतन्य उनका नाम था। ब्रह्मचारी सौम्य चैतन्य के नाम से उन्होंने पूरे सेंटर का भार ले लिया और वहाँ पर 1935 तक रहे, 1935 तक। और फिर बाद में ये दूसरी कमेटी वगैरह में रहे, बेलूर मठ वगैरह में। फिर प्रबुद्ध भारत जो मंथली मैगजीन प्रकाशित होता है, आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद ने 1896 में 1896 में ये चाहते थे इंग्लिश में एक जर्नल हो जो कि पूरे भारत को प्रबुद्ध करे, तो उसका नाम ही रखा था प्रबुद्ध भारत, उन्होंने स्वयं नाम दिया था। तो ये प्रबुद्ध भारत 1896 से 1896 से चल रहा है। पहले 2 साल तो पहले कुछ समय चला मैड्रास में, फिर कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए अल्मोड़ा, और फिर 1899 के करीब 1898 जब यहाँ अद्वैत आश्रम मायावती की स्थापना हुई तो वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वहीं से अभी भी प्रकाशित होता है। तो प्रबुद्ध भारत के एडिटर रहे 1941 टू 1944, 3 साल तक उन्होंने वहाँ संपादक के रूप में। और फिर वहीं पर 1953 टू 1963 ये अध्यक्ष भी रहे अद्वैत आश्रम के 10 वर्षों तक। इस बीच 1947 में उनको समस्त रामकृष्ण मठ का ट्रस्टी बना दिया गया और समस्त रामकृष्ण मिशन की गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना दिया गया। और फिर वे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हुए 1947 टू 1953, 1947 से 1953 तक बेलूर मठ में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रहे। उस समय 2 ही असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रहते थे, एक जनरल सेक्रेटरी रहता था। अभी 4 असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं और जनरल सेक्रेटरी में आ जाए। फिर बाद में 1963 से लेकर 1966 तक, 1963 टू 1966 फिर से वे 3 वर्षों तक वही असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में रहे अद्वैत आश्रम से वापस आकर के। और फिर 1966 से लेकर के 1979 तक, दीर्घ इतने वर्षों तक वे समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी रहे। जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव। जितने सारे काम एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, सबका फाइनल डिसीजन जनरल सेक्रेटरी मान लेते हैं, अवश्य ऑफ कोर्स विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड द ट्रस्टीज, परंतु एग्जीक्यूटिव चीफ ये है। और स्पिरिचुअल हेड के हिसाब से प्रेसिडेंट महाराज हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में कमेटी में जब बैठे तब उस समय अपना ओपिनियन देते हैं, पर नॉर्मली सामान्यतः वे दैनंदिन इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में वे अपना समय नहीं देते। उनका मुख्य यह समय जाता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन में। तो जनरल सेक्रेटरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, उसमें वो 1966 टू 1979 तक रहे। फिर 1979 में वे वाइस प्रेसिडेंट बने समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के, 1979 टू 1985, 6 वर्षों तक। फिर 1985 में 1985 में रामकृष्ण मठ मिशन के जो हमारे 10वें परमाध्यक्ष पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज की जब महासमाधि हुई, तो फिर बाद में वे समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के 11वें परमाध्यक्ष हुए। तो 1950 से लेकर 1988 तक ये 3 वर्षों तक परमाध्यक्ष रहे। और फिर 27 दिसंबर 1988 में कलकत्ता में ही सेवा प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में उन्होंने महासमाधि ली। इस प्रकार से हम देखते हैं अत्यंत वे उच्च कोटि के संत तो थे ही, इतने अत्यंत विद्वान थे, मेधावी थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन थे, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत ही कड़ा था। और इतनी व्यस्तता के बीच, इससे ज़्यादा व्यस्तता क्या हो सकती है जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से, इसके पहले भी अध्यक्ष अद्वैत आश्रम के हिसाब से, इसके पहले भी देवघर के इंचार्ज के हिसाब से, ये सब इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहते हुए इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते भी उन्होंने कितनी सारी पुस्तकों को लिखा, कितनी सारी पुस्तकों को ट्रांसलेट किया। तो अंग्रेजी में हम देखते हैं 8 उपनिषद नाम की एक पुस्तक है, तो उसमें जो 8 उपनिषद जिस पर आदि शंकराचार्य ने कमेंट्री दी है संस्कृत में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने किया है।
तो बहुत ही सुंदर वो ट्रांसलेशन, अनुवाद। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता पर आदि शंकराचार्य की जो कमेंट्री है, उस कमेंट्री का पूरा उन्हें ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। फिर ब्रह्मसूत्रा, ब्रह्मसूत्रा तो बहुत ही कठिन, उसका भी शंकराचार्य की कमेंट्री के साथ उन्होंने उसका अनुवाद किया इंग्लिश में, फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, क्योंकि संस्कृत बहुत अच्छा जानते थे। जब उनको वहाँ बनारस में भेजा भी गया था, वाराणसी में कुछ समय तक वे खास विशेष संस्कृत के अध्ययन के लिए, तो बहुत अच्छा उन्होंने संस्कृत अध्ययन किया था, इसीलिए इतनी सारी पुस्तकें वे संस्कृत में से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाए। और उन्होंने खुद ने कुछ किताबें लिखी, जिसमें एक है होली मदर श्री शारदा देवी, माँ शारदा देवी पर जीवन चरित्र लिखा इंग्लिश में। एक किताब है उनकी हिस्ट्री ऑफ रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन। कितना कठिन काम है, लगभग 100 वर्षों का वह, उस समय तो मान लो उन्होंने तो जब लिखा उस समय लगभग 75 साल हो गए थे। इतने वर्षों का पूरा ब्यौरा और पूरी की पूरी कहानी, क्या क्या डिफिकल्टीज आई रामकृष्ण मूवमेंट मठ मिशन में, सब कुछ उन्होंने दिया है। तो हिस्ट्री ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन बहुत ही कठिन कार्य ये उन्होंने किया। ये पुस्तक उस समय उन्होंने निकाली, प्रकाशित की इंग्लिश में। और फिर बंगला में उन्होंने जो किताब लिखी है श्री माँ शारदा देवी पर, बहुत ही सुंदर, इंग्लिश में जो है उसी प्रकार से बंगला में भी निकाली है, उन्होंने खुद ने लिखी है वो बंगला में। और बहुत ही सुंदर वह माँ शारदा देवी की कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड में, यदि माँ शारदा के बारे में डिटेल में जानना है और ऑथेंटिक यदि आपको चाहिए, ऑथेंटिक, तो मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी ऑन शारदा देवी इज बाय स्वामी गंभीरानंद जी महाराज। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद के बारे में, इफ़ यू वांट एन ऑथेंटिक बायोग्राफी, तो इंग्लिश में तो एक बायोग्राफी अवेलेबल है, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स, मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी। जितने बाद में जितनी बायोग्राफीज प्रकाशित हुई है स्वामी विवेकानंद के बारे में, ये सब वहीं से लेते हैं। ओरिजिनल सोर्सेज लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स। 1913 में स्वामी विरजानंद जी महाराज वगैरह ने बहुत परिश्रम करके वो सब फैक्ट्स डिस्कवर करके उन्होंने किताब लिखी। तो इंग्लिश में तो अवेलेबल है, परंतु बंगला में उसका ट्रांसलेशन करने के बदले उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओरिजिनल किताब लिखी, उसका नाम दिया युगनायक विवेकानंद, 3 खंड में है। तो और उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल से काफ़ी कुछ उन्हें सामग्री ली ताकि वो किताब ऑथेंटिक रहे। इतनी सुंदर वो किताब उन्होंने प्रकाशित की 3 खंडों में, युगनायक विवेकानंद। फिर और भी एक बड़ा काम किया, श्री रामकृष्ण भक्त मालिका 2 खंड में निकाली। प्रथम भाग में जितने रामकृष्ण देव के पार्षद, 16 पार्षद, स्वामी विवेकानंद और अन्य गुरु भाई, ब्रह्मानंद जी, शिवानंद जी वगैरह, और दूसरे खंड में उनके जितने गृहस्थ भक्त थे, साधु नाग महाशय, मास्टर महाशय, गिरीश चंद्र घोष आदि, इन पर इन्होंने किताब निकाली थी इस 2 खंडों में। तो इसके लिए बहुत सामग्री उनको एकत्रित करनी पड़ी होगी, आप समझ सकते हैं। अभी तो हम लोग आपको बताते तो इस सब किताब में से बताते, पर किताब में आया कहाँ से, उसके लिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा था। ये उन्होंने जानकारी ली, और इस प्रकार से उन्होंने ऑथेंटिक बायोग्राफीज ऑफ ऑल द डिसाइपल्स, डायरेक्ट डिसाइपल्स, बोथ मोनेस्टिक एज वेल एज हाउस होल्डर, गृहस्थ भक्त और सन्यासी भक्त, दोनों की उन्होंने ये की। इतना ही नहीं, उन्होंने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद का एडिटिंग भी किया। और लास्ट में अंतिम समय में वे मधुसूदन सरस्वती की जो गीता की कमेंट्री है उसका वे अनुवाद करते थे पिछले कुछ वर्षों तक। और ये इसमें से गुजराती में कुछ किताबें उनकी प्रकाशित हुई है हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के द्वारा, जिसमें युगनायक विवेकानंद का बंगला से जो हिंदी हुआ था, नागपुर ने प्रकाशित किया, उसके बेसिस पर हिंदी से गुजराती प्रकाशित किया गया युगनायक विवेकानंद। बहुत ही अच्छा उसमें हम लोगों ने पेपर वगैरह दे करके सुंदर उसको प्रकाशित निकाली है 3 खंडों में, युगनायक विवेकानंद। बढ़िया ट्रांसलेशन किया है ज्योतिबेन थानकी ने, जैसा उस दिन मैंने बताया। और उसी प्रकार से रामकृष्ण भक्तमाली का भी ट्रांसलेशन हुआ है, वो भी 2 खंडों में है। और श्री माँ शारदा देवी, इनका तो अनुवाद प्रभुराज जी का आत्म प्राणा जी ने स्वयं ने किया है, जैसा मैंने बताया। पर 2 दिन पहले भूतेशान जी महाराज ने स्वयं उनको यह अनुरोध किया कि आप माँ शारदा की यह जो बंगला किताब है उसमें से आप हमको गुजराती कर दीजिए। तो ये किताब बंगला में से गुजराती हुई है, अधिकांश किताबें हिंदी में से गुजराती हुई है, परंतु
माँ शारदा की किताब बंगला में से डायरेक्ट गुजराती हुई, क्योंकि आत्मप्राणा जी बंगला अच्छी तरह जानती थी और वो गुजराती तो थी ही, कन्हैयालाल मुंशी की सुपुत्री। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूज्य गंभीरानंद जी महाराज ने बहुत, यह उनका जो योगदान है, नॉट ओनली एज एडमिनिस्ट्रेटर, न केवल उन्होंने बड़े बड़े उनके जनरल सेक्रेटरीशिप में कितने सारे रिलीफ वर्क हुए, कितने बड़े राहत कार्य हुए, कितना अधिक, कितने सारे सेंटर डेवलप हुए, कितने नए सेंटर प्रारंभ हुए, कितने सेंटर का कितना अधिक एक्सपांशन हुआ, यह एक तरफ है उनका जो कार्य जो है मिशनरी वर्क। और दूसरी ओर उन्होंने ये जो प्रकाशन विभागों के लिए प्रकाशन जो करवाया किताबों का, इतना अधिक व्यस्त होने के बावजूद भी कितना उनका टाइम मैनेजमेंट होगा, कितना टाइम मैनेजमेंट होगा, उसका एक ही कारण है। एक तो वो डिसिप्लिनेरियन थे, बहुत ही डिसिप्लिनेरियन, चुस्त शिस्त पालन में मानते थे, मिलिट्री मिलिट्री एकदम मिलिट्री ऑफिसर। दूसरा, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते थे। मिनिमम टॉकिंग, मिनिमम टॉकिंग मतलब मिनिमम आप समझ ही नहीं सकते हैं कितना टॉकिंग कम उनका होता होगा। एक भी सेकंड गंवाते नहीं थे। और उनका रूटीन जो इतना फिक्स्ड रूटीन रहता था, एक सेकंड भी इधर उधर आप नहीं कर सकते, नॉट ए सिंगल सेकंड। और ये पंक्चुअलिटी आप घड़ी को मिला सकते हैं। और यदि आपने देखा कि आज महाराज की पंक्चुअलिटी कुछ गड़बड़ हुई है, तो समझ लेना आपकी घड़ी में गड़बड़ है, उनमें गड़बड़ नहीं है। ये सच की बात है। बाद में जब वो रांची में वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से रहते जब थे, तो बड़ा परम सौभाग्य मिला था कि उनके साथ जाते थे हम लोग मॉर्निंग वॉक में। तो एक दिन देखा कि वो जो जो टाइम है उसके 3 मिनट पहले वो निकल गए। तो मेरे को फिर दौड़ दौड़ के फिर उनके पीछे जाना पड़ा। बाद में पता, मैंने सोचा देखो आज महाराज ने समय का पालन ठीक नहीं किया। बाद में पता पड़ा मेरी घड़ी स्लो थी उनकी घड़ी ठीक ही थी। उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर, जो 6:15 निकलना है 6:15 को निकले, 6:15 को निकले, 6:35 को वापस आए, 6:35 को वापस आए, 6:37 को जो उनको चाय लेनी थी चाय ली। एकदम पूरा परफेक्ट रूटीन, मिनट टू मिनट, जिसके कारण वो समय बचा पाते थे। तो जब मैंने बेलूमठ ज्वाइन किया, रामकृष्ण मठ मिशन बेलूमठ हेडक्वार्टर, तो उस समय तो मुझे इतना सब पता नहीं था। मैंने इतना ही सुना था कि वे थोड़ा डिसिप्लिनेरियन है, समय में बहुत समय पालन बहुत मानते, कुछ कुछ बात था। पर अब बात ऐसी थी कि हम लोग पूर्वाश्रम में रायपुर में बहुत ज़्यादा घुले मिले थे हम लोग स्वामी आत्मानंद जी से। एक ही सन्यासी थे, बाकी सब तो सत्य रूपानंद जी महाराज और ये ब्रह्मेशानंद वगैरह सब उस समय ब्रह्मचारी थे। तो गेरुआ वस्त्र तो वाले सन्यासी तो एक ही थे, आत्मानंद जी, और वो इतने फ्रेंडली थे। उनके साथ हम क्रिकेट भी खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, ठहाका लगाते थे, वो भी बहुत जोर जोर से ठहाका लगाते थे। तो हम तो मैंने इतने घुल मिल जाते थे कि हमको ये जो सन्यासी के साथ कैसे बातचीत करना, ये आखिर तक पता ही नहीं लगा। अब ज्वाइन किया तो वहाँ पर तो सब लोग देखा डर डर के सब बात करते हैं सभी सन्यासी। और जनरल सेक्रेटरी तो उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इज लाइक द मैनेजिंग डायरेक्टर और एक और ने हमारा तो, हम लोग तो डेली लेबर में नहीं, हम लोग तो लेबर में नहीं, हम लोग तो डेली लेबर जिसको बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर, ब्रह्मचर्य अभी ज्वाइन किया है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस, ये हमको पता नहीं था हायरार्की का। तो इसलिए मैंने सुना कोई स्वामी, अभी तो कुछ ही दिन हुए थे मैंने ज्वाइन किए, तो मैंने सुना कि भाई वो तो कोई सन्यासी का ट्रांसफ़र हो गया, तो उनकी आंखें बड़ी कमज़ोर थी गंभीरानंद जी महाराज की। तो कोई उनको दोपहर को किताबें पढ़ के सुनाता था। तो मैंने सोचा चलो एक चांस लिया जाए, उनको पूछा जाए, यदि ये चांस हमको मिल जाए तो उनका सत्संग भी प्राप्त हो जाएगा, और फिर वो नई किताब पढ़ेंगे तो उनके साथ सत्संग भी हो जाएगा, साथ नई किताब भी पढ़ेंगे, ज्ञान भी वर्धन होगा, एक पन दो काज। तो बाकी सब ब्रह्मचारी तो सोच भी नहीं सकते कि डायरेक्टली जाकर के जनरल सेक्रेटरी से बात करो। मेरे को तो कुछ इस प्रकार से किसी सन्यासी से कोई डर लगता नहीं था। तो मैं तो चला गया उनकी चैम्बर में, गंभीरानंद जी महाराज की चैम्बर में, जनरल सेक्रेटरी महाराज, प्रणाम किया। तो उस समय तो बंगला आती थी, तो इंग्लिश में बात सब होती थी। व्हाट इज द मैटर महाराज, आई हर्ड दैट सम स्वामी जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड
तो इस प्रकार से मैंने कहा कि मैंने सुना है कि एक स्वामी जी का ट्रांसफ़र हो गया, तो वो 2 आपको पढ़ के सुनाते थे, तो मेरी इच्छा है कि यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं भी पढ़ के सुना सकता हूँ। तो मुझे आई विल कंसिडर एज़ अ प्रिविलेज, मैं अपने आप को धन्य मानूँगा यदि आप मुझे इस प्रकार से ये मौका देंगे तो। थोड़ी देर तक उन्होंने देखा मेरी तरफ, ओके, कम टुमारो 2:15 PM। तो इनका वो क्रम था 2:15 बजे 15 मिनट के लिए कोई उनको पढ़ के सुनाता था, फिर बाद में उनका ऑफिशियल फाइल वगैरह देखना शुरू होता था। तो 2:15 से 2:30 कोई उनको नई जो किताब आती थी, नई किताबें कोई बोलते थे, महाराज हमने किताबें, बड़ी बड़ी किताब, कई कई किताबें आती थी, ये किताबें उनको महाराज को बोलते थे आप अपना ओपिनियन दीजिए। तो जब तक कि पढ़ेंगे नहीं कैसे पता पड़ेगा, उनकी आंखें तो कमज़ोर थी, तो कोई पढ़ के सुनाता था तब उसको पता लगता था कैसी किताब है, तब वो अपना ओपिनियन दे सकते थे। तो फिर दूसरे दिन मैं गया 2:15 बजे, तो वहाँ पर मैं तो मालूम था ये बहुत पंक्चुअल है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही चला गया, टेंशन में था। सामने बेंच पर बैठ गया, बराबर ठीक 2:15 बजे उनका दरवाज़ा खुला। फिर जब मैंने अंदर गया, प्रणाम किया, फिर उन्होंने इशारे से मुझे कहा सामने बैठो, चेयर पे बैठने को कहा, मैं बैठा। फिर मैं हाथ में किताब पहला दी, उसमें पेज मार्क भी था, कौन सा पेज पढ़ने का है। तो फिर मैंने पढ़ा, तो ऐसे करके 3-4 दिन तो बढ़िया चला, बड़ा आनंद आता था। गर्मी के दिन थे और कलकत्ता की गर्मी का तो हमको कोई अंदाज ही नहीं था, क्योंकि बाकी सब जगह रायपुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, परंतु ड्राई क्लाइमेट होती बाकी, और वहाँ पर इतना पसीना निकलता है, इतना पसीना निकलता है, और इतनी गर्मी के कारण रात को भी नींद नहीं होती थी। फिर दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करने तो चींटियाँ आ जाती थी पसीने को खाने के लिए, ऐसा सब होता था। और फिर पेट में भी गड़बड़ हुई थी, बहुत सारा था, तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। तो जो भी होगा एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर को झपकी लग गई। उठ के देखा तो 2:15 बजे, सीधा हाथ मुंह धो करके दौड़ करके गया, देखा तो दरवाज़ा खुला है। अरे बाप रे, अब क्या करें। तो जाके फिर मैं प्रणाम किया, फिर उन्होंने मुझे इशारा किया बैठने का। जैसे मैं बैठा, कुछ नहीं बोले। मैं समझता था कि बहुत डांटेंगे कि इतना देर से क्यों किया, करीब 5 मिनट तो देरी हो गई थी, उनका तो एक एक मिनट बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। उन्होंने क्या किया, कुछ बोले नहीं, एक शब्द नहीं बोले, केवल क्या किया, एक टाइम पीस थी वो उनकी तरफ थी, उसको घुमा के मेरी तरफ कर दिया कि इट इज़ नाउ 2:20। बाबा रे बाबा, आप सोच सकते हैं मेरी हालत कैसी हुई होगी। कुछ बोले नहीं है, परंतु वो जो उन्होंने टर्न की घड़ी मेरे तरफ, मैं फिर से प्रणाम किया, महाराज आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी ऐसा करके निकला। फिर दूसरे दिन से तो दोपहर को झपकी वपकी लेने का सवाल ही नहीं है, मैं 1 घंटा पहले ही बैठ जाता था बेंच में, जो करना झपकी लो, तो दरवाज़ा खुलेगा तो सामने मैं बैठूंगा, ऐसा किया। तो कहने का मतलब क्या है, ये पूज्य गंभीरानंद जी महाराज का वो इतना अधिक ये प्रकार, इतनी अधिक काम कर सके थे अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बिकॉज ऑफ हिज टाइम मैनेजमेंट, इनकी पंक्चुअलिटी, इनकी नियमितता, इनकी डिसिप्लिन लाइफ। तो सचमुच में हमारे, और इतने अधिक मेधावी थे, साथ साथ में डिसिप्लिन थे, साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा जानते थे, जिसके कारण कि वे इतना अधिक कार्य कर पाए। तो पूज्य गंभीरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।